जय हिंद। आइए आज हम समझते हैं ब्लड के बारे में। चैप्टर ब्लड। तो पहले हम देखते हैं ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड, हिंदी में खून और अरबी में आपको लहू कहते हैं। यानी ब्लड को अरबी में क्या कहते हैं? लहू कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है जो छानने पर 100% बाहर ना निकले, वहीं आपका कोलाइड होता है। जैसे चाय को छानिएगा तो चाय से पत्ती अलग हो जाएगी, अदरक अलग हो जाएगी, और चाय को ठंडी कर देने पर चाय पुनः वो चाय छन्नी में चपक जाती है। जैसे दूध में मलाई आपकी चपक जाएगी, दूध छन जाएगा। ठीक उसी प्रकार का ब्लड है। ब्लड आपका 100% नहीं छनेगा छानने पर। फिर देखते हैं ब्लड एक प्रकार से संयोजी ऊतक है। ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसे हम इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, जो एक दूसरे को यानी पूरे शरीर में ब्लड एक दूसरे को बांधे हुए रखता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड चल रहा है तो हाथ से चल रहा, पैरों में चल रहा, सर में चल रहा, आंख में चल रहा, यानी ब्लड एक प्रकार का हमें एक प्रकार से शरीर को बांधे रखता है। यानी ब्लड का कार्य है एक दूसरे को जुड़ा रखना। अब देखते हैं ब्लड के प्रकार। ब्लड के 4 प्रकार होते हैं। पहला ए, बी, ओ, ए बी, यानी ये 4 प्रकार होते हैं ब्लड के। तो हम ब्लड पहले समझते हैं कि पहला ब्लड कौन होता है? सर्वग्राही का मतलब होता है वह ब्लड जो किसी अन्य ब्लड से खून यानी अन्य ब्लड से ले सके, यानी उसे कहते हैं क्या है? सर्वग्राही कौन सा ब्लड होता है आपका? ए बी। फिर आता है सर्वदाता। अब सर्वदाता ब्लड आपका कौन सा है? सर्वदाता वह होता है जो किसी को दान में कुछ दे सके, यानी वो हमारा ब्लड कौन सा होता है? ओ। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि ओ ग्रुप का ब्लड जो हमारा है वो हर एक व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसा पॉइंट आपके लिए नहीं रखा गया है जो स्किप कर सकें आप। कोई भी फालतू की बकवास मैंने इस वीडियो में नहीं रखी है, ना ही कोई फालतू की चीज मैंने लिखी है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा। तो अगला हम देखते हैं पीएच मान। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब ब्लड क्षार होने के कारण भी ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 यानी 7.4 होता है। कहीं कहीं पे आपको 7.3 लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको 7.5 मिलेगा, लेकिन सबका एवरेज यानी तीनों का एवरेज जो निकालेंगे वो आपका 7.4 है। तो ब्लड क्षार होने के कारण 7.4 है। अब क्षार का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू 7 से कम वो आपका होता है, यानी 7 से कम होता है वो होता है आपका एसिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अम्ल। और जो 7 से ज्यादा होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं बेस और हिंदी में कहते हैं क्षार। ओके। तो ब्लड का पीएच मान 7 से ज्यादा होने के कारण क्षार होता है। अब मेल में कहते हैं पुरुषों में ब्लड कितना होता है शरीर में? लोगों को यही नहीं पता है कि ब्लड होता कितना है। तो पुरुषों में जो ब्लड होता है वो आपका होता है 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर। और जो फीमेल यानी लड़कियों में या स्त्रियों में जो ब्लड होता है वो होता है 5 लीटर। हम लोग कहते हैं कि 5 लीटर इसीलिए होता है कि वह लड़कों का खून आधा लीटर छू सके। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है। तो फीमेल में जो ब्लड होता है वो आपका 5 लीटर होता है, और मेल में आपका जो ब्लड होता है वो कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। अब कहते हैं ब्लड का निर्माण कैसे होता है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को बहुत ही एंड तक आराम से देखिएगा। जो ब्लड का निर्माण होता है वो आपका होता है लीवर में, यानी जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, यानी 0 से लेकर 9 वर्ष तक, यानी जो पेट से बच्चा बाहर नहीं आता उसको कहते हैं भ्रूण। और भ्रूण में जो ब्लड बनता है वो भ्रूण में ही बन जाता है। और जिस बच्चे का जन्म होता है और उस व्यक्ति में या बच्चे में जो जन्म है उसमें जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है, जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। अब अस्थि मज्जा आप लोगों ने देखा नहीं होगा। आप चिकन मटन खाइए,
तो उसकी हड्डी को जब दांत से तोड़िएगा ना, तो उसमें से देखो लाल लाल पदार्थ टाइप में निकलेगा। जो लाल पदार्थ निकलता है वहीं आपका बोन मैरो होता है। बच्चों में तो बोन मैरो होता ही नहीं है, जिधर हड्डी मोड़ दोगे उधर मुड़ जाएगी खटाक से। क्यों? क्योंकि उनमें बोन मैरो नहीं होता जब तक वो भ्रूण के बाहर नहीं आता। भ्रूण से बाहर आने के लगभग 6 महीने बाद बच्चे के जो है बोन मैरो बनना स्टार्ट होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती। तो डॉक्टर लोग तरह तरह के तेल बताते हैं उसे लगाने के लिए, दवाई करने के लिए बताते हैं, अच्छे से मालिश की जाए इसके लिए, क्योंकि हड्डियों में जल्दी से जल्दी अस्थि मज्जा बन जाए, यानी बोन मैरो बने, जिससे कि हड्डियां मजबूत हो सके। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिर देखते हैं कि ब्लड। अब भाई शरीर में आपके ब्लड है तो ब्लड कहाँ रहता है? यानी बैंक में तो पैसा जमा कर लेते हैं, लेकिन ब्लड में भी क्या बनता है? जो बैंक है ब्लड का वो कहाँ पे है? तो ब्लड आपका स्टोर होता है बैंक, यानी स्टोर को इंग्लिश में हिंदी में कहता है बैंक। जहाँ पर एक तरीके से जहाँ से आप पैसा जमा करते हैं उसी तरीके से ठीक आपका जो ब्लड है वो शरीर में भी जमा होता है, क्योंकि कमी पड़ने पर वह ब्लड शरीर को मिल जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें वो ब्लड दे देता है आराम से। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन और हिंदी में प्लीहा। यानी हिंदी में एक हिसाब से गांव की भाषा में, जो गांव में रहते हैं लोग, उनको कहते हैं तिल्ली। जिसको तिल्ली, प्लीहा बहुत लोग नहीं जानते, तिल्ली तो सभी जानते हैं। जो हमारे बाईं साइड में होती है, यहाँ पेट के नीचे लीवर के साइड में होती है, वो आपकी होती है तिल्ली। उसमें आपका ब्लड बैंक रहता है, यानी जमा रहता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर हमें वह तिल्ली ब्लड को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लड भाई जब बनता है तो कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति भी होनी है। तो समाप्ति कहाँ पर होती है? यानी कब्रगाह। जो ब्लड की कब्रगाह है वो होती है स्प्लीन, वो भी स्प्लीन है, जिसको हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि भैया जब ब्लड बैंक भी स्प्लीन है, कब्रगाह भी स्प्लीन है, तो मेरे दोस्त ब्लड नहीं मरता, ब्लड के कुछ अणु मर जाते हैं जिनको स्प्लीन खींच लेता है। मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में या इसी के बाद भी आपको बताऊंगा जस्ट। अब देखते हैं ब्लड बैंक, कब्रगाह। एक तरफ होता ब्लड बैंक, दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड। जो मरे हुए अणु सेल्स, जो मरे हुए कार्पल्स होते हैं वो आपके कहाँ जाते हैं? ग्रेवयार्ड में। अब फिर हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल हम समझते हैं कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल प्रति व्यक्ति में 200 ग्राम डेसीलीटर, 200 ग्राम डेसीलीटर। अब कोलेस्ट्रॉल ये होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का, जब आप देखो कट जाते हैं तो क्या होता है कि ब्लड को अगर हाथ से लगाएंगे तो इस तरीके से वो चिपकेगा, यानी जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। और इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आता है। क्या था? मैंने लिख भी रखा, चिपचिपा पदार्थ होता है, हार्ट अटैक किसके कारण आता है? कोलेस्ट्रॉल के। अब ये कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? कोलेस्ट्रॉल जब चिपचिपा पदार्थ, जिसको चर्बी ज्यादा कहते हैं, और ये बनता कैसे है? ये बनता है ज्यादा फैट चीज खाने से, वसा जैसे तेल है, घी है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, छुहारा है, इन चीजों को ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब यही कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? दिल के, यानी हमारा जो दिल है वो बाईं साइड में है, जो दिल पर जाकर चपक जाता है और दिल को ये धड़कने नहीं देता। ध्यान समझना आप, ब्लड को यानी दिल को कौन नहीं धड़कने देता है? कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल धड़कने नहीं देता तो दिल अपने आप ही सिकुड़ता 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 चला जाता है और छोटा हो जाता है, जिसके कारण से हमें क्या आता है? हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, किसी और वीडियो में। तब तक आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में पढ़ते हैं HB, जिसका काम है, और हिंदी में पढ़ते हैं आयरन। क्या पढ़ते हैं? आयरन। अब जो हीमोग्लोबिन है वो मेल में कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। जो हीमोग्लोबिन होता है वो पुरुषों में कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और जो फीमेल में होता है, यानी लड़कियों में या स्त्रियों में जो होता है आयरन, वो कितना होता है? आप चाहे हीमोग्लोबिन हो चाहे आयरन हो, तो फीमेल में होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। प्यार से समझना, कितना होता है? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। एग्जाम में पूछा गया था कि लड़कियों में जो आयरन होता है वो कितना होता है? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। मैंने बताया ना, इसमें एक पॉइंट भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम से संबंधित ना हो।
अब आप देखिएगा, मैं आपको अच्छे वीडियो दूंगा जो आपके एग्जाम पे ही डिपेंड करेंगे। क्लियर? तब तक हम देखते हैं कि अब देखिए, जो ये में आयरन होता, आयरन का मतलब होता लोहा। आयरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयरन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Fe। मैंने यहाँ लिख भी दिया। जो आयरन का मतलब होता है वो होता है लोहा। अब लोहा मजबूत होता है, कठोर होता है। अब एक क्वेश्चन लड़कियों से पूछा गया था कि लड़कियों का जो शरीर है वो सॉफ्ट क्यों होता है? हाथ भी सॉफ्ट होते, गाल भी सॉफ्ट होते, और जो मतलब कि ये उंगलियां, फिंगर वगैरह पतली क्यों होती है, सॉफ्ट क्यों होती, ज्यादा मुलायम होती, क्यों होती? तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना, इसी आयरन की वजह से लड़कियों के हाथ या पुरुषों के हाथ या शरीर स्ट्रांग, लोहे जैसा स्ट्रांग होता है, और लड़कियों का जो शरीर है वो सॉफ्ट होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनमें 13 ग्राम डेसीलीटर आयरन होता है और पुरुषों में 14 ग्राम। आप पुरुषों को मुक्का मारिएगा तो कम चोट लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन अगर स्त्रियों को मार दिएगा तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी। ओके, तो इस कारण से लड़कियों का शरीर जो है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। फिर आगे बात करते हैं रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण की खोज यानी ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग, रक्त को कहते हैं ब्लड, और परिसंचरण को कहते हैं क्लोटिंग, यानी ब्लड हमारे शरीर में कैसे क्लोटिंग करता है उसके बारे में हमारे बताया था विलियम हार्वे जी ने। ये वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे जी ने बताया कि हमारे जो शरीर में ब्लड है वो एक प्रकार का कनेक्ट करके रखता है और बहुत तेजी से परिसंचरण करता है। आप जब समझिएगा थोड़ा सा कि जो ब्लड होता है वो जाता कितना है? 120 की स्पीड से, और आता कितने स्पीड से है? 80 की स्पीड से। ये मैं लिखना भूल गया, थोड़ा सा यहाँ पे आप पॉइंट समझ लीजिए कि जो रक्तदाब जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी, तो बीपी दोस्त आपका कितना होता है? 120/80। 120/80। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर की, वो देखो मशीन यहाँ पे हाथ में लगा देगा, उसमें ऐसे इस टाइप से करके हवा भरेगा तो वो फूलने लगता है, तो उसको पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, यानी ब्लड प्रेशर का कि खून कितने स्पीड से जा रहा है और खून कितने स्पीड से आ रहा है, इसके बारे में बताया है। तो इसके बारे में जो बताया, वो जो ब्लड आपका जाता है 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है, जिससे कि हमें पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब ब्लड के कार्य, तो ब्लड के जो कार्य हैं वो क्या है? ताप का नियंत्रण। पहला पॉइंट समझिएगा, ताप का नियंत्रण। अब ताप का नियंत्रण क्या होता है कि शरीर का जो ताप हमारे होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। अब ब्लड के बारे में आप समझिए, ब्लड अगर कोई भी चीज राउंड कर रही यानी घूम रही तो वो ऑटोमेटिक ही गर्म होगी, और जब वो ब्लड हमारे स्पीड मतलब हाथों में, शरीर में पूरी तरीके से आप देखिएगा 180 से जाता है, 80 से 120 से जाता है और 80 से आता है। जब घूमता है ब्लड पूरे शरीर में तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री बना रहता है। कितना सामान्य टेम्परेचर होता है दोस्त? 37 डिग्री। ध्यान रखना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपके ब्लड का तापमान होता है। तो वहीं आपका शरीर का भी तापमान होता है। आप देखिएगा कोई चीज गर्म होगी तो कैसे होगी? आप हाथ पकड़िए, इस तरीके से रगड़ते रहिए, धीरे धीरे देखो, जितना रगड़ेंगे उतना ही गर्म होगा। तो ये किसके कारण होता है दोस्त? ब्लड के कारण होता है, क्योंकि ब्लड का जो हमारा ब्लड है वो शरीर में परिसंचरण का काम कर रहा है, क्लोटिंग का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन। अब पोषक पदार्थ, जैसे आप बीमार हुए तो पोषक पदार्थ डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने कहा कि भैया आपको अच्छी सी मेडिसिन लेनी है, अच्छा सा इंजेक्शन लगाना है। तो जो मेडिसिन इंजेक्शन यानी जो जितनी भी ड्रग्स संबंधित दवाएं होती है, दवाओं को इंग्लिश में ड्रग कहते हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी दवाएं होती हैं वो सभी उन सभी से जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे आयरन, आपने आयरन की गोली खाई तो ब्लड ने क्या किया? आयरन ले लिया। कैल्शियम की गोली खाई तो कैल्शियम ले लिया। और आपके बुखार वगैरह है तो आइबुप्रोफेन, यानी अनेक प्रकार के टेबलेट जो देते हैं, और इंजेक्शन भी लगाते हैं, इस तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं। तो उनमें जितने पोषक पदार्थ होते हैं वो सब ब्लड क्या करता है? खींच लेता, अपने अंदर मिला लेता है। ठीक है, प्यार समझिएगा, ब्लड अपने शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, मेडिसिन हो चाहे खाना कुछ भी हो, वो सब अपने अंदर समा लेते हैं, जिससे कि हमें बीमारी से छुटकारा
मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। गैसों, अब गैसों का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 प्लस CO2। अब ऑक्सीजन O2 प्लस CO2 का मतलब क्या है? ध्यान समझिए कि O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी जो ब्लड हमारा है, मैंने अभी बताया हीमोग्लोबिन का कार्य भी होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? बाहर से ऑक्सीजन ना, एक प्रकार की टंकी है घर में, जैसे समरसेबुल लगा होता है, मोटर लगा, छत पे टंकी रखी है, तो टंकी में पानी भरा। आप टंकी की वायरिंग क्या होती है? पूरे घर में कहीं पे नल पे लगी है, किसी के बाहर लगी, यानी 10 प्रकार से आप टंकी की जो वायरिंग कर सकते हैं, तो पानी 10 जगह जाएगा। लेकिन भरता कहाँ से? टंकी से। तो पानी जब आएगा टंकी से, ठीक उसी तरीके से ये जो हमारी नाक है, इस तरीके से हम सांस लेते हैं, तो इसका काम होता है ऑक्सीजन को देना। और ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन भैया, हीमोग्लोबिन जो हमारी है, ये ऑक्सीजन लेती है और पूरे ब्लड में ऑक्सीजन देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्लड जहाँ की तहाँ जम जाएगा, जिससे कि हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ओके, आगे समझते हैं। तो ब्लड का ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे देखते हैं। गैसों, यानी ऑक्सीजन शरीर में जाता है, सांस लिए तो ऑक्सीजन गई, और इस तरीके से हम फूंक दिए तो क्या हुआ? बाहर हवा निकाले तो गर्म जो निकलती वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसका जस्ट उल्टा होता है। दिन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और रात में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते, हवा निकालेंगे तो आप देखो गर्म करके निकलती है। अब देखो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ जैसे हमने खाना खाया, अब खाने में जितनी भी चीजें खाई, विटामिन से, प्रोटीन से, दाल चावल रोटी जो भी हमने खाया, तो उसमें से ब्लड क्या करता है? यहाँ पे स्प्लीन लगी हुई, जितने भी आपके खाने में अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, विटामिन है, उनको सबको खींच लेता है शरीर में। अब शरीर से खींच के कहाँ? ब्लड में लेता। तो खींचता कौन है? ब्लड लेता। बाकी क्या करता? आपके जो लीवर में भर देता है, लीवर में ही रहता है, लीवर से आपको बाहर निकाल देता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, ब्लड 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितने अवस्थाओं में पाया जाता है? 2 अवस्थाओं में। नंबर 1 लिक्विड पार्ट, जिसको हिंदी में द्रव कहते हैं। नंबर 2 हार्ड पार्ट, जिसको रुधिराणु कहते हैं। जो लिक्विड पार्ट में होता है वो हमारा होता है प्लाज्मा। क्या होता है दोस्त? प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा कितने % होता है? तो प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% यानी 60% होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो आपका येलो टाइप में होता है। किस कलर में होता है दोस्त? येलो टाइप में होता है। ठीक है, तो पूरे ब्लड का प्लाज्मा कितना होता है? 60% होता है। पीले कलर का यानी येलो कलर का होता है। अब देखते हैं दोस्तों, प्लाज्मा में 2 चीजें होती हैं। प्लाज्मा में कितनी चीजें होती है दोस्तों? 2 चीजें होती है भैया मेरे। नंबर 1 फाइब्रोनोजन। नंबर 1 क्या होता है? फाइब्रोनोजन, जिसको कहते हैं सीरम। आप समझिए, इसी फाइब्रोनोजन को निकाल देने से जो ब्लड है वो और ज्यादा पीला हो जाता है, जिससे कि बीमारियों की जांच की जाती है। जब ब्लड में से फाइब्रोनोजन निकाल देते तो उसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। इसी सीरम की वजह से ब्लड की जांच की जाती है। आप अस्पताल में जाते हैं तो देखो ब्लड निकालते हैं और उस किसी प्लेट में रखते हैं, तो उसमें कुछ दवाएं मिला देते हैं। कुछ दवाएं मिला देते हैं, तो उसमें से जो ब्लड का फाइब्रोनोजन है वो निकल जाता है, तो ब्लड जो है और ज्यादा पीला कलर मार देता है। तो उस पीले कलर से सीरम आता है, तो सीरम से ही बीमारियों की जांच की जाती है। ओके, फिर देखते हैं नंबर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन को निकालते नहीं, इससे भी बीमारियों की जांच की जाती है, लेकिन बीमारियों की ज्यादा से जांच फाइब्रोनोजन को निकालने की बात करते हैं। ओके, अब देखते हैं हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट का मतलब क्या समझते हैं? जैसे आप चाय बनाएं तो चाय में जो दूध डालें वो लिक्विड पार्ट, दो और पानी डाले वो लिक्विड पार्ट, और जो उसमें चीनी डाले, अदरक डाले और भी चीजें जब डाले, इलायची वगैरह, तो वो आपकी हो जाती है हार्ड पार्ट। ओके दोस्त, तो हार्ड पार्ट कौन कौन होते हैं? तो हार्ड पार्ट में आपके होते हैं रुधिराणु। अब रुधिराणु जो है वो पूरे ब्लड का, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कार्पल्स कहते हैं। तो जो रुधिराणु है वो पूरे ब्लड का 40% होते हैं। तो रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 3 प्रकार के होते हैं।
एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब आरबीसी को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पल्स, क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और तीसरी चीज जो होती है वो प्लेटलेट्स होती है, यानी शरीर में हमारे प्लेटलेट्स होना बहुत जरूरी है। अब प्लेटलेट्स इनके बारे में समझते हैं थोड़ा। तो जो आरबीसी होता है वो पूरे रुधिराणु का 95% यानी 95% होता है। पेपर में एक बार पूछा गया था मेरे ही रेलवे के पेपर में, यानी रेलवे में पूछा गया था कि जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, जो आरबीसी होता है, वो रुधिराणु का कितने % होते हैं। तो मेरे दोस्तों ने क्या किया, फटाक से प्लाज्मा ठोक दिया। लेकिन दोस्त मेरे प्लाज्मा का कोई आंसर नहीं, इसने कहा हमको रुधिराणु चाहिए। तो रुधिराणु का मतलब होता है यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो रुधिराणु का पूरे रुधिराणु का 95% होते हैं हमारे आरबीसी। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी का जो नाम होता है, ठीक, रासायनिक नाम वो होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। एग्जाम में पूछा जाता है आरबीसी का नाम, डब्ल्यूबीसी का नाम, प्लेटलेट्स का नाम। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बिल्कुल एक पॉइंट समझिएगा। अब इनकी संख्या भी पूछ देता है, क्या संख्या पूछता है, तो उस चीज को समझ लीजिए। जो आरबीसी की संख्या होती है एक स्वस्थ मनुष्य की, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये स्वस्थ मनुष्य के बारे में पढ़ा रहा हूं। जो आरबीसी होता है वो स्वस्थ मनुष्य में 50 लाख संख्या होती है। कितनी होती है दोस्त, 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी, 10,000, यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स कितने होते हैं, 10,000। और प्लेटलेट्स कितने होते हैं, 2 लाख। ओके, कितने प्लेटलेट्स होते हैं, 2 लाख। अब सोचिएगा, जो डेंगू या मलेरिया नामक बीमारी होती है वो इन्हीं प्लेटलेट्स के कमी, यानी इन्हीं प्लेटों के कम हो जाने से डेंगू या मलेरिया की बीमारी होती है, जिससे कि आपके शरीर में बहुत कमजोरी लगेगा। ये शरीर टूट रहा, बिल्कुल शरीर टूट रहा, हमसे चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। मुझे भी हो चुका है, ठीक है, चल नहीं पाते थे, बहुत दिक्कत थी, लखीमपुर दवाई लेने गए, फिर भी नहीं ठीक हुए थे। फिर इनकी संख्या, इनकी जिंदगी की संख्या भी पूछता है। तो इनका जो आरबीसी का जीवन काल है वो कितना होता है दोस्तों, 120 दिन। 120 दिन में मर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी कितने दिन जीता है, 4 दिन। प्लेटलेट्स कितने दिन, 7 दिन, यानी 7 दिन में इनकी संख्या है, 4 दिन में इनकी संख्या है, 120 दिन में इनकी संख्या। इसी डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाने के कारण ल्यूकोमिया नामक कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता, ल्यूकोमिया नामक कैंसर। अब थोड़ा समझिएगा, आरबीसी किसके कारण है, आरबीसी में कौन बीमारी होती है, तो आरबीसी में एनीमिया नामक बीमारी होती है। क्या होता है, एनीमिया नामक, जिससे कि आयरन यानी एचबी, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे कि कौन हमें बीमारी हो जाती है, एनीमिया बीमारी। अब थोड़ा सा सोचिएगा कि जो आरबीसी है इसमें कौन सी बीमारी, एनीमिया बीमारी। डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोमिया कैंसर, यानी कैंसर की बीमारी होती है। प्लेटलेट्स में जो होती है वो डेंगू या मलेरिया नामक बीमारी से कम हो जाती है। अब लोग पूछते हैं, बच्चों ने पूछा है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि सर जी ये जो मर जाते हैं तो ब्लड बचता कहाँ। मेरे दोस्त, ब्लड नहीं मरता है, क्या मरता है, ब्लड के यानी कार्पल्स मर जाते हैं। और उन कार्पल्स को कौन पकड़ लेता है, मैंने पीछे बताया है, ग्रेवयार्ड, यानी जो ब्लड बैंक में, स्प्लीन में जो ग्रेवयार्ड होता है वो उनको उन अणुओं को पकड़ के खींच लेता और बाहर कर देता शरीर से, ठीक है। और फिर इसी टाइप से ब्लड, व्हाइट ब्लड में भी, इनमें भी जब मर जाता तो इनके अणु घूमते तो रहते हैं, जितने मरे हुए हैं उनको पकड़ के स्टोर करता रहता है। प्लेटों को भी यही काम करता है। ओके दोस्त, एक बार फिर रिवीजन कर रहे हैं। रक्त यानी ब्लड 2 प्रकार में पाया जाता है, एक लिक्विड पार्ट, दूसरा हार्ड पार्ट। लिक्विड पार्ट में आपका होता है प्लाज्मा, कितने % होता है, 60%। प्लाज्मा में कौन कौन चीजें होती है, फाइब्रोनोजन, सीरम होता है, प्रोथ्रोम्बिन। इसी फाइब्रोनोजन को निकाल देते हैं ब्लड से, तो क्या बन जाता है, सीरम। और सीरम से क्या किया जाता है, बीमारियों की जांच। ओके दोस्त, अब देखते हैं हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट में क्या होता है, चीनी, चाय पत्ती वगैरह। तो ये चाय में जो होते हैं वो हार्ड पार्ट होते हैं।
तो रुधिराणु कितने परसेंट होते हैं? 40%, यानी 40% होते हैं पूरे रुधिराणु का, सॉरी पूरे ब्लड का जो रुधिराणु है वो 40% होता है। फिर बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी कितने परसेंट का होता है? तो थोड़ा सा इसमें समझिएगा, 95%। पूरे ब्लड में नहीं, पूरे रुधिराणु में यानी कार्पल्स में जो आरबीसी होता है वो 95% होता है। और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इनका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट। इनकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। कितनी संख्या होती है दोस्त? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 लाख। इनसे बीमारी कौन होती है? तो थोड़ा सा सोचिए, जो आरबीसी से बीमारी होती है वो एनीमिया नामक बीमारी होता है। डब्ल्यूबीसी से ल्यूकोमिया कैंसर होता है। प्लेटलेट की कमी से कौन सा? डेंगू या मलेरिया बीमारी होती है। अब इनका जीवन काल भी पेपर में पूछता है कि जीवन काल इनका कितना, सब्जी कितना जीवन काल आता है। तो जो आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन और प्लेटलेट्स का कितना? 7 दिन। ओके, तो इस वीडियो को बिना इसके भी अच्छे से देखिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।